अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोमरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कितने टाइप्स की आइसोमरिज्म होती है हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और लेक्चर के एंड पे आपको आइसोमरिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स में जो आइसोमरिज्म है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन वो सिंपल डेफिनेशन है जो कि हम अरसा दराज से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक से, एफएससी से। यही डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ऐसे सब्सटेंसेस केमिकल फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, और इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में आज जो हम जिस आइसोमरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली स्टीरियो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल। तो जो हम वो सिंपल वाली आइसोमरिज्म पढ़ते हैं जिनमें केमिकल फार्मूला तो सेम होता था और स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट होते थे, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स में हम एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप पढ़ेंगे दैट इज़ एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म। ये हमारे पास वही जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कि जिसमें हमारे पास केमिकल फार्मूला तो सेम होता था लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। बाकी हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। वो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म भी हमारे पास आइसोमरिज्म की एक टाइप होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टीरियो आइसोमरिज्म हमारे पास क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि अभी हमने बोला था कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, केमिकल फार्मूला सेम, तो हमारे पास एक बेसिक आइसोमरिज्म की बिल्कुल स्टार्ट वाली डेफिनेशन, अब ये आगे उसकी टाइप्स आ रही हैं तो डेफिनेशंस चेंज होंगी हमारे पास। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। लाइक जो हम दो आइसोमर्स होंगे उनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास सेम ही होगा, बस उनकी स्पेशल कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी। अब स्पेशल कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि उनकी ओरिएंटेशन, उसके अंदर जो एटम्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे उस पूरे सब्सटेंस के अंदर, उनकी स्पेस में जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, यानी उनकी स्पेशल कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी। तो इस बेस पे हम उनको आइसोमर्स बोलेंगे। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें हम कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास इनन्शोमर्स। अब इनन्शोमर्स में हमारे पास कुछ टाइप्स आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, सब टाइप्स आएंगी हमारे पास। और एक और आइसोमरिज्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो दो तरह के हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप हुई, एक इनन्शोमर्स और एक हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे डायास्टीरियोमर्स। तो इस तरह से हम ये सारी आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम आइसोमरिज्म डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म। तो ये हमारे पास वो बेसिक टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है कि जिसमें हमारे पास केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ग्लूकोज हमारे पास एक हेक्सोज है, 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। इसी तरह फ्रुक्टोज भी हमारे पास एक 6 कार्बन वाली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला जिसे हम बोलते हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास जब हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास सेम नहीं रहता क्योंकि दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ने शो की दैट इज एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आई फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की। ये बेसिकली एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आती है, वो आइसोमरिज्म जिसमें केमिकल फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। इनके साथ ये डी क्यों लिखा हुआ है इसको आगे हम डिटेल के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है हमारे पास? ये जो कार्बन है हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन, ये हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास ग्लूकोज आ जाएगी। अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हम जानते हैं कि हमारे पास जब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट हो तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए हमारे पास ग्लूकोज होगी। ये एक 6 कार्बन वाली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। सेम इसी तरह हमारे पास फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन वाली होती है लेकिन इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बल्कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये कीटोन ग्रुप हमारे पास यहाँ पे एंड पे क्यों नहीं प्रेजेंट, बीच में क्यों प्रेजेंट है? तो इसका रीज़न हम जानते हैं कि कीटोन हमारे पास कीटोन के दोनों तरफ हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन नहीं अटैच होता, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ का था? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस था, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस था। तो ये हमारे पास एक आइसोमरिज्म हो गया और ये दो आइसोमर्स हो गए एक दूसरे की। अब हम नेक्स्ट आइसोमरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें एक
टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, और एसिमेट्रिक कार्बन को हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास जब कार्बन, एक कार्बन है, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी हमारे पास 4 ग्रुप्स को अपने साथ, 4 एटम या ग्रुप्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। अब वो 4 ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी, लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन होने की हमारे पास सबसे बड़ी जो उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। एक तो उसके पास 4 ग्रुप अटैच होने चाहिए और वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ऐसी कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। अगर हम ग्लूकोज में कायरल कार्बन को देखें, एसिमेट्रिक कार्बन को देखें, तो हमारे पास कौन सा हो सकता है। अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें, नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है। एक तरफ इसके हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ इसका ये सारा ग्रुप अटैच है, और एक तरफ बल्कि 2 तरफ इसके ऑक्सीजन अटैच है, यानी ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो ये हमारे पास कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2 तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्बन की बात करें, तो इसके एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक तरफ ये वाला सारा ग्रुप और एक तरफ ये वाला सारा ग्रुप, तो इस तरह से हमारे पास कायरल कार्बन हो गया। सेम हमारे पास थर्ड कार्बन भी इसी तरह से कायरल होगी, फोर्थ कार्बन भी हमारे पास कायरल है, फिफ्थ कार्बन भी हमारे पास इसी तरह से कायरल है कि यहाँ पे इसके ये वाला ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सल और यहाँ पे ये, यानी चारों तरफ इसके डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये हमारे पास कायरल कार्बन है। अगर हम सिक्स्थ वन की बात करें तो इसके दो तरफ सेम चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास के एक ग्लूकोज में हमारे पास कितनी कायरल कार्बन हुई, 4। तो इस तरह से हम कायरल कार्बन को देख सकते हैं कि उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर हम सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड को डिस्कस करें, हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की मोनोसेक्राइड होती है वो होती है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड, जो कि एक एल्डोज है। अब इसमें हमारे पास अगर हम कायरल कार्बन देखें तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये भी कायरल नहीं है, और ये जो लास्ट कार्बन है ये भी कायरल नहीं है। सिर्फ हमारे पास ये जो सेकंड वाली कार्बन होती है इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, कायरल कार्बन होती है। इसलिए जो हमारे पास ये ग्लाइसरल्डिहाइड है हमारे पास एक सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, इसलिए इसको हम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी बोल रहे होते हैं। अब हम एसिमेट्रिक कार्बन को हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम आगे आइसोमेरिज्म को समझ सकें। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के जो आइसोमर्स हैं उनको हम इननशोमर्स बोलते हैं। अब इननशोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, इननशोमर्स हमारे पास इस तरह की आइसोमेरिज्म है जिसमें हमारे पास ये जो 2 आइसोमर्स हम पढ़ेंगे वो दोनों आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। लाइक मिरर इमेज, हम जानते हैं कि मिरर इमेज अगर हम एक चीज़ को मिरर के सामने रखें तो जिस तरह से उसका इमेज आता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास इननशोमर्स इस तरह से होते हैं। ये मेरे पास 2 तरह के मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं ग्लूकोज के। अभी हमने बोला कि इननशोमर्स हमारे पास मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का, तो हम जानते हैं कि जब एक चीज़ को हम मिरर के सामने रखते हैं तो ये एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे इसके हमारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 हमारे पास कायरल कार्बन थे। इननशोमर्स में बेसिकली इसको हम डी एंड एल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें हम एक कार्बन के ऊपर हमारी नज़र होती है, एक कार्बन को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ पेनल्टीमेट कार्बन, यानी सेकंड लास्ट कार्बन। हमारे पास ये कार्बन जो कि सेकंड लास्ट कार्बन है, हमारे पास 5th नंबर वाली कार्बन, हम इस कार्बन को देखते हैं। अगर इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है हमारे पास, अगर ये हमारे पास राइट साइड पर प्रेजेंट हो, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर ये हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट हो तो ऐसी ग्लूकोज को हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हो तो इसको हम एल ग्लूकोज बोलते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म को हम डी एंड एल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास कैपिटल डी और कैपिटल एल है, और इस आइसोमेरिज्म को हम डी एंड एल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और इन आइसोमर्स को हम इननशोमर्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि डी आइसोमेरिक फॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि पेनल्टीमेट कार्बन, या फिर हमारे पास सेकंड लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, हमारे पास इस पर क्या होगा, जो हमारे पास OH होगा वो राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, एल फॉर्म में हमारे पास OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। अब हमारी बॉडी में जितनी तरह की भी शुगर्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, वो सारी हमारे पास डी शुगर्स होती हैं। जब हम अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे थे तो हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जितनी बॉडी में जितनी तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचुरली एकरिंग, वो सारे एल टाइप के होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डी टाइप के होते हैं, और हमारे पास डिफरेंट एंजाइम, फॉर एग्जांपल अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें तो इसके ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम डिफरेंट होगा, और एल ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। एक हमारे पास एंजाइम की क्लास है जिनको हम आइसोमेरेसिस बोलते हैं। ये हमारे पास इनको इंटर कन्वर्ट करवा सकते हैं, लाइक ग्लूकोज को डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज में, या एल ग्लूकोज को डी ग्लूकोज में इंटर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने जो सबसे पहली टाइप पढ़ी दैट इज इननशोमर्स और डी एंड एल आइसोमेरिज्म, ये दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम ही है। इननशोमर्स बेसिकली डी एंड एल आइसोमर्स को ही बोलते हैं, और हमारे पास इनके बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास मिरर इमेजेस होते हैं, और ये राइट और लेफ्ट वाली स्टोरी हमने इनमें याद रखनी है।
तो फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस की वो हमारे पास इनएंशियोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो हम सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डायस्टीरियोमर्स। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। जैसा कि हमने इनएंशियोमर्स में पढ़ा कि वो मिरर इमेजेस थे, उनकी डेफिनेशन में ये एक स्पेशल चीज़, एक स्पेसिफिक वर्ड जो हमने लिखना है वो मिरर इमेजेस का है कि वो मिरर इमेजेस हमारे पास होते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। अब हम इसमें 2-3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपीमर्स। एपीमर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने इनएंशियोमर्स में पढ़ा था तो हम एक कार्बन के ऊपर फोकस करके बैठे होते हैं। वो कार्बन हमारे पास पेनल्टीमेट या फिर सेकंड लास्ट कार्बन थी। हमने सिर्फ उसी पे देखना था कि हमारे पास अगर वो राइट साइड पे प्रेजेंट था तो हम उसको डी ग्लूकोज बोल रहे थे, और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट था तो हम उसको एल ग्लूकोज बोल रहे थे। लेकिन एपीमर्स के केस में हम इन चारों कायरल कार्बन में से किसी भी एक कायरल कार्बन को देखेंगे। वो कोई भी कायरल कार्बन हो सकती है जो कि डिफर कर रही होगी। बाकी सारा जो मॉलिक्यूल होंगे ना, 2 मॉलिक्यूल, वो बिल्कुल सेम होंगे, लाइक उनका जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बिल्कुल सेम होगी, लेकिन एक कायरल कार्बन पे वो वहाँ पे उनका डिफरेंस होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को हम एपीमर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अब इसी ग्लूकोज के साथ मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में हम अगर सारा कुछ आप मैच करें तो आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा एक्सेप्ट कार्बन नंबर 4। ये मेरे पास 1, 2, 3 एंड कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है, जबकि अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 4 पे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम पेनल्टीमेट कार्बन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे पास ये किस साइड पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो ये जब ये स्ट्रक्चर हम याद करेंगे ग्लूकोज का, हम देखेंगे जब यहाँ पे राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास ग्लूकोज होगी। लेकिन अगर कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो अब इसको हम ग्लूकोज नहीं बोलेंगे। अब जो हमारे पास ये बनेगा दैट इज़ गैलेक्टोज। तो हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या हुए, एपीमर हुए, यानी इनके ऊपर कोई भी कायरल कार्बन जिसमें हमारे पास इनका ये सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा तो इनको हम एपीमर्स बोलेंगे। तो हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 एपीमर्स, यानी ये कार्बन नंबर 4 पे एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि अगर हम कार्बन नंबर 2 की बात करें, ये मेरे पास ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है, जबकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप टैली कर सकते हैं, कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो ये तो हमारे पास ग्लूकोज है। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसको हम मेनोज बोलते हैं। तो इनके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि ग्लूकोज और मेनोज आर C2 एपीमर्स, यानी कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से ये एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स के बारे में हमने ये याद रखना है कि हमारे पास डिफर कर सकते हैं कन्फिग्रेशन में सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कार्बन पे, स्पेसिफिक कायरल कार्बन पे। तो जो 4 कायरल कार्बन हमने पढ़ी थी, पेनल्टीमेट वाला केस हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास होगा तो हमारे पास इनएंशियोमर्स, बाकी हमारे पास जितनी कार्बन्स हैं इनमें जब डिफरेंस आएगा तो हमारे पास ये क्या होंगे, एपीमर्स होंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हम जिस ग्लूकोज को फ्रीक्वेंटली डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डी ग्लूकोज है, क्योंकि हमने बोला कि डी टाइप की जो शुगर्स होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना सारे ही राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट हैं, सिर्फ हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 3 वाला है यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स में हमने एपीमर्स को डिस्कस किया। अब एपीमर्स के बाद हम एक और आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा एनोमर्स। अल्फा बीटा एनोमर्स को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, दैट इज़ साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि मोनोसैकेराइड्स हमारे पास किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में जाते हैं। तो ये मैंने डी ग्लूकोज ड्रॉ की है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डी ग्लूकोज में सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास इस तरह राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, सिर्फ ये वाला हमारे पास इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये जो ग्लूकोज का ये मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी रिंग फॉर्म किस तरह से बनती है हम वो देखेंगे। ये जो हमारे पास कार्बन नंबर, ये जो पेनल्टीमेट कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपने इस लोन पेयर के ज़रिए जाके जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये 5वां बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे
ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के सूरत में आ जाएगा। इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करते हुए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स आए और ये हाइड्रोजन उनकी मदद से यहाँ पे जाके अटैच हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बन गया। ये हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जिसको इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना था, इस तरह से उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से इसकी रिंग फॉर्म बन गई। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बन गई। क्या हुआ हमारे पास, ये जो ऑक्सीजन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक था, इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हमारे पास अटैक किया, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ और हमारे पास ये रिंग फॉर्म इस तरह से बन गई। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशनल फॉर्म है हमारे पास। और ये हमारे पास जिन्होंने पेश की थी उनका नाम था फिशर। तो इसलिए हम इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास सिंपल डी ग्लूकोज थी। डी आपको याद है कि हमने एनंशियोमर्स में पढ़ा कि जहाँ पे हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है तो हमारे पास डी ग्लूकोज होती है। अब जो हमने इसकी रिंग फॉर्म बनाई, हमने याद रखनी है कि जो हम रिंग फॉर्म बनाएंगे, ग्लूकोज बेसिकली जो रिंग फॉर्म बनाता है वो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस रिंग को हम पायरानोज बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग को। उस 6 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। हमारे पास 6 के 6 कार्बन नहीं होते, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसको हम पायरानोज बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ग्लूको पायरानोज, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिंपल ओपन चेन था, यहाँ पे इसने रिंग बनाई हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पायरानोज लिख रही हूँ। ये अल्फ़ा मैंने क्यों लिखा है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब उसके अलावा हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी 3 डायमेंशनल फॉर्म दी थी। ये 3D फॉर्म भी मैंने पेपर पे ड्रॉ की हुई है, इसलिए 2D नज़र आ रही है, लेकिन ये हमारे पास 3D फॉर्म होती है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 1 हमारे पास ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6th वन हमारे पास रिंग से बाहर होता है। ये जो 6th वन है हमारे पास, ये यहाँ पे रिंग से बाहर होता है और ये ऑक्सीजन हमारे पास रिंग के अंदर होता है। तो इस रिंग के अंदर 5 कार्बन और 6ठा ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाली जो इसकी फॉर्म है उसको हम हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये हैवॉर्थ ने दी थी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए, ये इनकी साइक्लाइजेशन यानी साइक्लिक फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे जब ये साइक्लाइजेशन हुई तो यहाँ पे एक नई चीज़ आई हमारे पास कि हमारे पास स्टार्ट में क्या था, हमने कहा था कार्बन नंबर 1 जो होती है हमारे पास सिमेट्रिक होती है, लाइक ये एसिमेट्रिक नहीं होती, इसके चारों तरफ डिफरेंट चीज़ें अटैच नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी साइक्लाइजेशन होती है तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 होती है ये भी हमारे पास एसिमेट्रिक बन जाती है, ये भी हमारे पास कायरल बन जाती है। कायरल किस तरह से बनी देखें, इसके एक तरफ ये हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ अभी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक तरफ ये सारा ग्रुप अटैच है और ये चौथी तरफ हमारे पास ये ऑक्सीजन अटैच है। तो इस तरह से हमारे पास ये भी क्या बन गई है, एक कायरल कार्बन बन गई है, कार्बन नंबर 1। जैसे ही हमारे पास साइक्लाइजेशन होती है तो ये जो कार्बन नंबर 1 जो कि पहले फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच थी यानी एल्डिहाइड के साथ अटैच थी, अब ये कार्बन हमारे पास एसिमेट्रिक हो गई और इस कार्बन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं कि इसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इस एनोमेरिक कार्बन की एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे पास एक और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आती है जिसको हम अल्फा बीटा एनोमर्स बोलते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये जो OH ग्रुप है हमारे पास रिंग की साइड पे प्रेजेंट हो, अगर पहले हम फिशर प्रोजेक्शन में देखेंगे फिर हम हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में देखेंगे कि अल्फा बीटा एनोमर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमारे पास लिपिनकॉट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जब ये रिंग वाली साइड पे होता है, देखें इस साइड पे रिंग है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जब इसी साइड पे प्रेजेंट होगा तो हम इसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे, A फॉर्म। तो ये हमारे पास अल्फा एनोमर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमारे पास इस ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगा, ये रिंग की ऑपोजिट, यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ हुई है वो वर्डिंग ये कि हमारे पास जो रिंग यहाँ पे बनी है उसकी ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास इसको हम बीटा फॉर्म बोलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको अल्फ़ा डी ग्लूकोज थी ऑलरेडी क्योंकि, और यहाँ पे हमारे पास इसको अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। लेकिन अगर हम हैवॉर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में हम इसको किस तरह से पहचानेंगे, तो हमारे पास जब ये जो कार्बन नंबर 1 है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है और ये 2, तो जब कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा, हमारे पास नीचे वाली डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। या फिर जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो CH2OH ग्रुप है इस ग्रुप के ट्रांस प्रेजेंट होगा, यानी इसके ऑपोजिट प्रेजेंट होगा, इसके साथ यहाँ पे ऊपर नहीं प्रेजेंट बल्कि नीचे प्रेजेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम इसको अल्फ़ा ग्लूकोज बोलेंगे, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इस तरह से हम देखेंगे। एक और चीज़, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि हमें इस तरह से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में तो नज़र आ रहा है कि हमारे पास डी ग्लूकोज है, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, तो एक चीज़ मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बता सकती हूँ कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम हमेशा नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, इस तरह से नीचे की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास 3rd कार्बन था,
1 2 3 थर्ड कार्बन पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट थी, तो मैंने इसको ऊपर ड्रॉ किया और ये हर तरह से हर जगह पे इसी तरह से ड्रॉ हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? अल्फा बीटा एनोमर्स। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि अल्फा एनोमर में हमारे पास क्या होता है? OH, जो कि एनोमेरिक कार्बन मैंने डिस्कस किया। हम किस कार्बन के बारे में बात करेंगे? सिर्फ एनोमेरिक कार्बन, जो कि बाद में एसिमेट्रिक हुआ। तो एनोमेरिक कार्बन पे हमारे पास अगर OH ग्रुप रिंग वाली साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे रिंग की साइड पे ही प्रेजेंट है, तो हम इसको अल्फा बोलेंगे। फिशर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, और अगर हेवॉर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, तो हमारे पास ये जो OH ग्रुप है, ये CH2OH इस ग्रुप के ट्रांस होना चाहिए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर हम बीटा की बात करें, तो बीटा में हमारे पास अभी हाइड्रोक्सल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम हेवॉर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में ये हमारे पास कहाँ पे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास प्रेजेंट होगा। या जो इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो OH ग्रुप होगा CH2OH के सिस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा हमारे पास। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है बीटा के लिए। तो हमने जैसे अल्फा में बोला था कि OH ग्रुप हमारे पास रिंग वाली साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर OH हमारे पास ये रिंग है, इस रिंग वाली साइड के ऑपोजिट प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे पास बीटा ग्लूकोपाइरेनोज होगी। तो ये हमारे पास वो बात होगी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास साइक्लाइजेशन, यानी ये जो साइकिल बनी, इसकी वजह से हमारे पास एनोमेरिक कार्बन का वजूद आया, और जिसकी वजह से हमारे पास एक नया पेयर ऑफ आइसोमर बना, जिसको हमने अल्फा और बीटा एनोमर्स बोला। तो बीटा कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि OH हमारे पास एनोमेरिक कार्बन के बल्कि रिंग के हमारे पास अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है, और CH2OH ग्रुप के सिस प्रेजेंट होता है हमारे पास हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में, जो हमने रिंग फॉर्म ड्रॉ की हुई थी उसमें। तो हम ये चीज़ याद रखें कि वो मोनोसेक्राइड जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं या फिर 6 कार्बन होते हैं, 5 to 6 कार्बन, वो बहुत कम हमारे पास ओपन चेन फॉर्म में पाई जाती हैं। वो बेसिकली हमारे पास हमेशा रिंग फॉर्म में चली जाती हैं। तो उनकी अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो उसको हम पायरेनोज बोलेंगे, जिसमें हमारे पास 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा। और अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बने, तो उसमें हमारे पास 4 कार्बन होगा, रिंग के अंदर की बात हो रही है, और बाहर हमारे पास 1 ऑक्सीजन होगा, बाकी कार्बन हमारे पास रिंग के बाहर चले जाएंगे। 5 मेंबर्ड रिंग को फुरानोज रिंग बोलते हैं, और 6 मेंबर्ड रिंग को पायरेनोज रिंग बोलते हैं। अभी जो हमने साइक्लाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, इसमें हम क्या कर रहे थे? बेसिकली ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था और ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप था। तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास उनके रिजल्ट में एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम एसिटल बोलते थे, और उससे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता था जिसको हम हेमी एसिटल बोलते थे। तो जब भी हमारे पास एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम एसिटल बोलते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे पास कि जो एल्डिहाइड और अल्कोहल ने रिंग बनाने में रिएक्शन किया, इन्होंने बेसिकली हमारे पास क्या बनाया? हेमी एसिटल। तो ये टर्म आपको बुक्स में नज़र आएगी कि हमारे पास रिंग बनते हुए जो एल्डिहाइड और अल्कोहल में रिएक्शन हुआ, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा था? तो वो प्रोडक्ट हमारे पास एक हेमी एसिटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट थी। अब थोड़ी सी ये थेरेटिकल बातें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज है, ये हमारे पास 38% होती है, और हमारे पास जो बीटा ग्लूकोपाइरेनोज होती है, ये फॉर्म हमारे पास 62% होती है। और हमारे पास बहुत कम, यानी ग्लूकोज हमारे पास बेसिकली पाइरेनोज रिंग बना रहा होता है, हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा होता है, और उसमें भी अल्फ़ा फॉर्म हमारे पास कम होती है और बीटा फॉर्म हमारे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि बीटा फॉर्म हमारे पास स्टेबल होती है। बीटा फॉर्म जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट था और रिंग की अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट था फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये हमारे पास लेस देन 0.3% जो हमारे पास होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। बहुत कम ग्लूकोज हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, दैट इज़ फुरानोज। ज़्यादातर 38% ये हमारे पास अल्फा टाइप ऑफ पायरेनोज रिंग बना रहा होता है, और 62% हमारे पास ये बीटा टाइप ऑफ पायरेनोज रिंग बना रहा होता है। तो लास्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी सैंपल को हम सॉल्यूशन में लेते हैं, और उस सॉल्यूशन से हम एक बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम वहाँ से पास करवाते हैं। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? वो लाइट या तो हमारे पास राइट डायरेक्शन में बेंट हो जाती है, या हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में बेंट हो जाती है। हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है, यहाँ से हमने बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई, तो वो लाइट या तो हमारे पास राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। इन केस वो राइट डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम ऐसे आइसोमर्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। और यहाँ पे इसको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो हमारे पास स्मॉल डी है। हमें याद रखेंगे जो हमने कैपिटल डी पढ़ा था, वो हमने किसी और बेसिस पे उसको नाम दिया था कि वहाँ पे हमारे पास जो पेनल्टीमेट कार्बन था वो राइट साइड पे प्रेजेंट था, इसलिए हम उसको
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करे थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी लाइट, हमारे पास लेफ़्ट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, तो हम इसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एल हमने किसी और आइसोमेरिज्म में किया था, इननशोमर्स में, या फिर हम इसको नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास ये तो सिंपल हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है कि किसी सोल्यूशन में हम ऑप्टिकल आइसोमर को लेते हैं, वहाँ से लाइट पास करवाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में बेंड करती है उसी डायरेक्शन के नाम से हम उनको आइसोमर्स बोल देते हैं। स्मॉल डी या स्मॉल एल आइसोमेरिज्म हमारे पास आ जाती है। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है पोलराइज लाइट की, ये हमारे पास, इसमें हम जो हमने अभी जितनी भी आइसोमेरिज्म डिस्कस की वो उन सब के इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये कि अगर मैं डी शुगर लेती हूँ, डी ग्लूकोज, हमने स्टार्ट में डी ग्लूकोज पढ़ा था, डी ग्लूकोज के बारे में हम जानते हैं, कैपिटल डी लिखा है मैंने, इसको हम स्मॉल डी से कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्मॉल डी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पेनल्टीमेट कार्बन थी, सेकंड लास्ट कार्बन, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट था। अब अगर इसको मैं लेती हूँ एक सोल्यूशन में, इस डी ग्लूकोज को, और इससे मैं बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाती हूँ, तो ये मेरे पास जिस भी डायरेक्शन में लाइट को डाइवर्ट करवाएगा, जिस भी डायरेक्शन में लाइट को ट्रांसमिट करवाएगा हमारे पास, तो मैं वही बोल दूंगी, इसके साथ या तो प्लस का साइन डाल दूंगी या फिर स्मॉल डी लिख दूंगी। इसका मतलब ये डी ग्लूकोज तो था, लेकिन अगर इसने जिस तरफ लाइट को डाइवर्ट किया तो उसके साथ हम ये वाला सिंबल भी लगा देंगे। यानी ये वाली हमारे पास आइसोमेरिज्म है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के इंडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो कैपिटल डी वाला ये वाली आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास ये वाली आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, शर्त ये हमारे पास उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। जिस तरह से अगर मैं नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज की बात करूँ, तो फ्रुक्टोज हमने कहा कि हमारे पास डी टाइप की होती है, क्योंकि एल टाइप की हमारे पास नेचुरली अकरिंग नहीं होती। तो ये जो डी होती है, डी फ्रुक्टोज, अब ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में मूव करवाएगी, तो वो डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव यानी लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास मूव करवाएगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है डेक्सट्रोज, कि जब हम ग्लूकोज को सोल्यूशन में रखते हैं, ये डी ग्लूकोज की बात हो रही है, इसको जब हम सोल्यूशन में रखते हैं और इससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं, तो ये हमेशा लाइट को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये हमारे पास। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो है जो कि लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करिए। तो इसलिए जब हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, इसको हम इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी की वजह से ग्लूकोज के सोल्यूशन को डेक्सट्रोज बोलते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन हमारे पास क्या होती है? अब इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली अगर हम स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डी ग्लूकोज को लेती हूँ, कैपिटल डी ग्लूकोज, ये हमारे पास ये वाली ग्लूकोज, इसको मैं एक सोल्यूशन में लेती हूँ और इससे मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाती हूँ। तो ये हमने अभी पढ़ा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी, यानी स्मॉल डी वाली है ये हमारे पास। कैपिटल डी तो इसका किसी और रीज़न की वजह से, स्मॉल डी इसका लाइट को जिस डायरेक्शन में ये डाइवर्ट कर रही है। तो अब जब हमारे पास ये राइट डायरेक्शन में लाइट को डाइवर्ट करिए तो कोई एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव 112.2 डिग्री, इतना एंगल होता है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं, ये मेरे पास कौन सी वाली ग्लूकोज है? अल्फा टाइप ऑफ ग्लूकोज। अल्फा टाइप ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एनोमर हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड प्रेजेंट था। तो वो वाली ग्लूकोज अगर मैं लेती हूँ और उसको मैं एक सोल्यूशन में रखती हूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि वो लाइट को 112.2 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाती है। अब अगर मेरे पास दूसरी जो ग्लूकोज है दैट इज़ बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें हमारे पास OH ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये अल्फा और बीटा एनोमर्स हैं। तो जब इससे मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाती हूँ तो ये मेरे पास कितना, ये भी मेरे पास पॉजिटिव ही होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, लेकिन इसका एंगल हमारे पास कितना होता है? 18.7 डिग्री। ये इनके अपने एंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि क्या ये एंगल कॉन्स्टेंट रहते हैं? हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाते रहें, क्या ये हमेशा यही एंगल शो करते रहेंगे? सो आंसर इज़ नो, ये हमेशा ये एंगल शो नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है वो अभी हम, इसके लिए हमारे पास ये फिनोमिनन है म्यूटा रोटेशन। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम एक सोल्यूशन में, हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसको हम सोल्यूशन में लेते हैं, जिस तरह ही हम इसको सोल्यूशन में रखते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास रिंग फॉर्म होती है वो हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास सोल्यूशन है, इसमें मैंने ये लिया हुआ स्ट्रक्चर,
अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने सोल्यूशन में लिया, ये इसकी एनोमेरिक कार्बन है, इसको अल्फा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास डाउनवर्ड प्रेजेंट है। इसका एंगल मैंने आपको कितना बताया, 112.2 डिग्री। अब इसको जैसे ही मैंने सोल्यूशन में रखा तो यहाँ पे इसका जो ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। जब ये ब्रेक डाउन होता है हमारे पास ये ओपन चेन फॉर्म में आती है, इस तरह से ओपन हो गई और उसके बाद ये थोड़ी सी रोटेशन करती है। उस रोटेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे प्रेजेंट है ये हमारे पास ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास हमने सोल्यूशन में क्या रखी थी, सिर्फ अल्फा फॉर्म रखी थी, अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन सोल्यूशन में रिएक्शन के बाद इसने क्या बना दी, बीटा फॉर्म बना दी। अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो बीटा फॉर्म बनी है ये भी इसी तरह से ओपन हो गई। ये देखें बीच में जो दो एरो ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन सारे रिवर्सिबल है। जो बीटा फॉर्म हमारे पास बनी है ये भी सेम इसी तरह से ओपन होगी और ये हमारे पास अल्फा फॉर्म बनाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास ये अल्फा फॉर्म ओपन होकर हमारे पास ये बीटा फॉर्म बनाएगी। अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि अल्फा फॉर्म हमारे पास बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है और बीटा फॉर्म हमारे पास अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उतनी बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे लाइक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास ऐसे पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो बीटा फॉर्म होती है ये ज़्यादा बनी हुई होती है। बीटा फॉर्म हमारे पास स्टेबल फॉर्म है तो ये हमारे पास 63% होती है। उस सोल्यूशन में हमारे पास 63% ये बीटा फॉर्म होती है और हमारे पास 36% ये अल्फा फॉर्म होती है। लेकिन इनका जो रेट होता है एक दूसरे में कन्वर्ट होने का रेट ये हमारे पास सेम हो चुका होता है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है। सिर्फ हमारे पास 1% फॉर्म जो होती है वो ओपन चेन फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास सोल्यूशन ये बन चुका होता है। लाइक जिस तरह से हम इसको सोल्यूशन में रखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट हम यहाँ से पास करवा रहे थे, स्टार्ट में जब सिर्फ अल्फा प्रेजेंट था, सोल्यूशन में सिर्फ अल्फा प्रेजेंट था, तो हमारे पास वो प्लेन पोलराइज लाइट 112.2 डिग्री का एंगल पे रोटेट हो रही थी। लेकिन जिस तरह से सोल्यूशन में हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज बनती गई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दोनों तरह के हमारे पास ग्लूकोज जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब लाइट ने उस पूरे सोल्यूशन से पास होना है, ना तो उसने अल्फा फॉर्म से पास अकेले से पास होना है, ना सिर्फ बीटा फॉर्म से, उसने पूरे सोल्यूशन से पास करना है। तो लाइट इन दोनों का जो एक ऐसा रिजल्ट देगी जो दोनों की वजह से होगा। तो लाइट हमारे पास एक एंगल पे रोटेट करेगी दैट इज 52.7 डिग्री। लाइक ना तो वो उस एंगल पे रोटेट करेगी जो कि अल्फा फॉर्म का था, ना तो उस एंगल पे रोटेट करेगी जो कि बीटा फॉर्म का था, बल्कि एक दरमियानी इक्विलिब्रियम पे जितना वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म आएगी और वहाँ पे जो एंड पे वो जो एंगल शो करेगी हमारे पास वो 52.7 डिग्री है। तो बेसिकली ये फिनोमिनन हमारे पास म्यूटा रोटेशन कहलाता है। म्यूटा रोटेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन थी जो कि हमारे पास अल्फा फॉर्म के लिए डिफरेंट थी और बीटा फॉर्म के लिए डिफरेंट थी, जब वो हमारे पास अलग अलग प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन जब चेंज होती है किस वजह से, अल्फा और बीटा फॉर्म की आपस में इंटर कन्वर्जन की वजह से और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब तक वो नहीं बना देते, तो इस फिनोमिनन को बेसिकली हम म्यूटा रोटेशन बोल रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन में समझाया, सेम इसी तरह से ब्रुक में फिशर प्रोजेक्शन के लिए भी ड्रॉ हुआ है। ये हमारे पास बीटा फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास रिंग के अपोजिट प्रेजेंट है, और ये हमारे पास अल्फा फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के साथ प्रेजेंट है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये अल्फा फॉर्म हमारे पास ओपन चेन फॉर्म में आ रही है, फिर ओपन से हमारे पास बीटा फॉर्म बन रही है। सारा वही फिनोमिनन के एंड पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, और जब उस इक्विलिब्रियम वाले मिक्सचर से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो अब वो हमारे पास ना तो इसका एंगल देगी ना तो इसका एंगल देगी, बल्कि एक एंगल देगी जो कि 52.7 डिग्री होगा। तो हम इस तरह से बोलेंगे कि ये एंगल्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहते, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अटेन होने तक ये एंगल चेंज होते रहते हैं, और एट द एंड जब हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ जाता है तो ये एंगल हमारे पास 52.7 डिग्री होता है, और इस पूरे फिनोमिनन को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स और म्यूटा रोटेशन सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।